Hello, my dear friends and students. This is Ashwini Seni, and I am your English teacher. In this video, I will explain how to learn anything easily in 3 steps. जी हाँ, 3 steps में किसी भी चीज़ को आसानी से कैसे सीखा जा सकता है या सीखा जाता है. इनफैक्ट जो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि इन 3 स्टेप्स को मैंने याद किया है, बल्कि नेचुरली यही 3 वो स्टेजेस या स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए कोई भी इंसान अपने पूरे जीवन काल में आसान से लेकर मुश्किल कोई भी काम सीखता है. जैसा कि मैंने कहा कि इस तरीके को मैंने इन्वेंट नहीं किया, लेकिन हाँ मैंने इस लर्निंग पैटर्न को एक फ्रेमवर्क में पिरोया है, एक फॉर्मूला बना दिया है जो बड़ी आसानी से किसी को भी समझाया जा सकता है. जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ और आप आगे ये किसी को समझा सकते हैं. और इस मेथड को, इस फ्रेमवर्क को जानने का फ़ायदा क्या है? सीखना पूरी ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता. इस वक्त भी आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं. कोई इंग्लिश सीख रहा है, कोई आइल्स जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, कोई गिटार सीख रहा है, कोई कार सीख रहा है, कोई कुकिंग सीख रहा है, कोई क्रिकेट सीख रहा है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं. आपने सीखी हैं, आगे भी सीखेंगे. तो अगर तरीका पता लग जाए, उसका पैटर्न पता लग जाए, तो शायद उसे सीखने में आसानी भी होगी और आप संभावित गलतियां भी नहीं करेंगे. तो चलिए देखते हैं कि इन 3 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या है. इसे मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेशन. जी हाँ, सबसे पहले उस काम को जो हम सीखना चाहते हैं ऑब्ज़र्व करते हैं किसी दूसरे को करते हुए. यानी कोई एक्सपर्ट उस काम में जो पहले से उस काम को जानता है, उस काम में पारंगत है, उसे हम उस काम को करता हुआ ऑब्ज़र्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं, गौर से देखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, किचन में आपके मदर जब कुकिंग कर रहे होते हैं और आपके मदर ऑब्वियसली वो कुकिंग में परफेक्ट हैं, काफ़ी वक्त से ऐसा करते आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले उन्हें ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो चीज़ें कैसे कर रहे हैं. वो किस तरह से आटा गूंथ रहे हैं, किस तरह से सब्जियां काट रहे हैं, किस तरह से रोटी पका रहे हैं, किस तरह से सब्जी पका रहे हैं, किस तरह से बर्तन मांज रहे हैं. तो कोई भी काम जो वो किचन में कर रहे हैं, आप उन्हें करते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं. सिमिलरली जब क्रिकेट सीखा जाता है, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं या आपके कोच होते हैं या आपके सिबलिंग्स, बड़े भाई बहन होते हैं या आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उन्हें खेलते हुए ऑब्ज़र्व करते हैं. सिमिलरली कोई कार ड्राइविंग अगर सीख रहा है तो पहले जो कार चला रहा है, जो चलाना जानता है, वो किस तरह से कार चला रहा है, उसे ऑब्ज़र्व किया जाता है. यहाँ मैंने केवल 3 एग्जाम्पल दिए हैं, जबकि इस पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहा है या हो सकता है, उनके एग्जाम्पल यहाँ दिए जा सकते हैं. चलिए अब सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं. उसे मैं कहता हूँ इमिटेशन. जी हाँ, जिसका हिंदी मतलब होता है नकल करना, किसी की कॉपी करना. अगर आपके अगल बगल में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि वो अपने बड़ों को जो भी करता देखते हैं उसकी नकल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं, उसको इमिटेट करने की कोशिश ज़रूर करते हैं. और इसी वक्त वो सीख रहे होते हैं, इसी वक्त वो इस 3 स्टेप्स के सेकंड स्टेज को कर रहे होते हैं. जी हाँ, कॉपी करना, नकल करना, इमिटेट करना. इमिटेट करने का सीधा सीधा फ़ायदा ये होता है कि आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि आपको किस तरह से चीज़ों को करना है. आपको वहाँ पे ज़्यादा अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आप बस उसे वैसे ही करने की कोशिश करें जैसा आपने उसको करते हुए देखा है, जैसा आपने ऑब्ज़र्व किया है. और छोटे बच्चे ऐसा ही करते हैं. वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, लेकिन उनको बस एक सनक सी हो जाती है कि बस करना है. अब आप याद कीजिए कि पहली बार किचन में आपने अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को इमिटेट कब किया था. जिस तरह से उन्होंने चपाती बनाई, जिस तरह से वो चपाती को गोल करने की कोशिश कर रहे थे, या जिस तरह से वो चपाती को तवे पर डालकर सेकने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने ऐसा कब किया. इसी तरह आपने क्रिकेट में भी इमिटेशन करने की कोशिश की होगी. जिस तरह से आपने अपने बड़े भाई को चौका छक्का लगाते देखा होगा, आपने भी वैसा करने की कोशिश की होगी. किस तरह से बल्ला पकड़ना है, किस तरह से गेंद को डालना है, आपने भी उसकी नकल ज़रूर की होगी. और ऐसे ही पहली बार आपने बाइक चलाई होगी, स्कूटी चलाई होगी या कार चलाई होगी,
हालांकि बच्चे उसकी थोड़ी सी इमिटेशन तो तभी कर लेते हैं जब वो अपनी खिलौना वाली जो गाड़ियाँ होती हैं उन्हें चलाते हैं, कार या बाइक चलाते हैं। लेकिन असली जब कार या बाइक चलाने का वक्त आता है तब भी वहाँ इमिटेशन चाहिए होती है कि एग्जैक्ट प्रोसेस को करना कैसे है। तो इस तरह से 3 में से 2 स्टेजेस एक लर्नर पार कर लेता है, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन। लेकिन सबसे ज़रूरी स्टेज जिससे एक्चुअल में आपको वो काम करना आएगा, आप धीरे धीरे उस काम में निपुण होंगे, वो 3rd स्टेज है जिसे मैं कहता हूँ रेपिटिशन। जी हाँ, यही वो स्टेज है जो आपको उस स्किल में प्रोफिशिएंट बनाएगी, पारंगत बनाएगी। और एक स्टूडेंट के लिए मैं इस वर्ड को गोल्डन वर्ड कहता हूँ। जो भी वो पढ़ रहा है, आप अगर आइल्स की तैयारी कर रहे हैं या इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैबुलरी हो, जब तक उसका रेपिटिशन नहीं आएगा, आप उसे बार बार दोहराएंगे नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे पढ़ेंगे नहीं, उसे बोलेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तब तक कोई भी शब्द या ग्रामर आपकी दिमाग की गहराई में नहीं बैठेगी, वो आपका स्किल नहीं बनेगी, आप व्यवहारिक तौर पर उसका इस्तेमाल कभी नहीं कर पाओगे। ज़रा एक बार सोचिए, जो आपको इस वक्त करना आता है, जिसमें आप अच्छे हैं, वो आपको दरअसल में आता कैसे है? जैसे कि बाइक चलाना, कोई गेम खेलना, चाहे वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, चेस हो, या कंप्यूटर को चलाना, लैपटॉप को चलाना, या फिर अपने पैरों पर चलना, खाना पकाना, या फिर अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलना। ये सभी काम आपको आते हैं, आप रोज़मर्रा में इन्हें बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आपको ये सब कैसे आया? क्या इन सभी की आपने फॉर्मल ट्रेनिंग ली थी? बिल्कुल नहीं, ये आपको आया है रेपिटिशन से। हाँ, ऑब्ज़र्व भी हुआ होगा, इमिटेट भी हुआ होगा, लेकिन रिपीट सबसे ज़्यादा हुआ। इसीलिए आप इन सब कलाओं में, इन सब स्किल्स में बेहतर हो पाए हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपने किसी को एक बार कोई काम करते देखा और आप पहली बार ही उस काम को एकदम से परफेक्ट कर लो। नहीं, अगर आज हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज आती है, पंजाब में रह के पंजाबी आ जाती है, हरियाणा में रह के हरियाणवी आ जाती है, गुजरात में अगर कोई पैदा हुआ है उसे गुजराती आ जाती है, तो बिना जोर लगाए वो लैंग्वेज इसीलिए आई है क्योंकि वो हमारे माहौल में थी। हम उसको इनडायरेक्टली ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे, इमिटेट भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिपीट भी कर रहे थे। लेकिन इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं हो पाया। ना ही हम सिस्टमैटिक तरीके से उसे ऑब्ज़र्व कर पाए, ना ही हमने उसको इमिटेट करने की कोशिश की, और रिपीट तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। इसीलिए आज आपको इस तरह से इंग्लिश को सीखना पड़ रहा है। जबकि मुझे नहीं लगता कि आपने अपनी रीजनल लैंग्वेज की भी कोचिंग कभी ली होगी, कम से कम बोलना सीखने के लिए। हाँ, पास होने के लिए ज़रूर बच्चे हिंदी की, पंजाबी की कोचिंग लगा लेते होंगे, लेकिन ये भाषाएं हमारे जीवन में बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के आ जाती हैं। लेकिन इंग्लिश नहीं आ पाई, और रीज़न यही रहा कि उसको हमने इन 3 स्टेजेस पे ठीक से नहीं किया। पूरी गलती हमारी भी नहीं रही, माहौल की भी गलती है, हमारे मेंटर्स की भी गलती है। कहीं ना कहीं ये लैंग्वेज बचपन से हमारे करिकुलम में थी, लेकिन इसका ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन और रेपिटेशन तरीके से नहीं हो पाया। तो अगर ये गलती पहले हुई है, आज आप इस गलती को ज़रूर सुधारें। आज आपने प्रिपरेशन करना शुरू किया है आइल्स का, तो यहीं से आप इन 3 स्टेजेस को तरीके से फॉलो करें। और इसमें जो सबसे अहम है वो है रेपिटिशन। आपको चीज़ों को रिपीट करना है जितना ज़्यादा हो सके। आइल्स में जो 2 मॉड्यूल हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे, आपके कान इंग्लिश को सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपका माइंड नई चीज़ें ग्रहण करेगा, ग्रेस्प करेगा, और वही सब आपको स्पीकिंग में भी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली लिसनिंग स्किल तो इम्प्रूव होगा ही, लेकिन साथ में स्पीकिंग भी इम्प्रूव होगा। यानी कि अगर आपको अपनी इंग्लिश बोलना अच्छा करना है तो आपको इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना पड़ेगा और उसको रिपीट भी करना होगा। इसी तरह अगर आप अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं तो रीडिंग को ज़्यादा करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे अच्छे लिखे हुए टेक्स्ट को, उतना ज़्यादा संभावनाएं पैदा होंगी कि आप भी अच्छा लिख पाएंगे। ऑब्वियसली रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा। तो यही 4 मॉड्यूल होते हैं आइल्स में। आपको लिसनिंग ज़्यादा करने से स्पीकिंग आएगी और रीडिंग ज़्यादा करने से राइटिंग आएगी, लेकिन साथ में रेपिटिशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, रेपिटिशन, इस फॉर्मूला का आप बिल्कुल भी ना भूलें। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो इसी फॉर्मूला से आपने सीखने हैं।
जैसे आइडियाज़ आपके जो इम्प्रूव होंगे ऐसे ही होंगे। आइडियाज़ को आप पढ़ेंगे, आइडियाज़ को आप सुनेंगे, उन आइडियाज़ को आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे, उनको यूज़ करेंगे अपनी स्पीकिंग में, राइटिंग में। ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के साथ भी ऐसा ही होगा, ग्रामेटिकल रेंज के साथ भी ऐसा ही होगा। जो एक्सपर्ट्स के लिखे हुए राइटिंग्स हैं वहाँ से आप ये ग्रामर के स्ट्रक्चर और रेंज निकालेंगे। स्पेलिंग्स आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, अपनी गलत स्पेलिंग्स को आप एक जगह लिखेंगे, उनको बार बार लिख के देखेंगे, रिपीट करेंगे उससे। वोकैबुलरी आप कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करेंगे, उसको इमिटेट करेंगे और फिर उसको रिपीट करेंगे, बार बार लिख के देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह से वर्ड्स की प्रोनंसिएशन बेटर होती है। पहले आप उसके सही प्रोनंसिएशन को ऑब्जर्व करेंगे, सुनेंगे, फिर आप उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसको आप बार बार रिपीट करेंगे, तभी आपकी टंग पे वो प्रोनंसिएशन आएगी। और उसी तरह हैंड राइटिंग भी होती है भाई। आप सुंदर हैंड राइटिंग देखें, कोई चीज़ कैसे लिखी गई है, किसी लेटर की बनावट किस तरह से की गई है, आप उसे वैसे ही लिखने की कोशिश करें और बार बार उसे करते रहें जब तक कि आपके शब्दों की बनावट अच्छी नहीं हो जाती। जो कुछ भी मैंने यहाँ लिखा है या इसके अलावा जो भी इंग्लिश में एस्पेक्ट होते हैं या पूरी लाइफ में एस्पेक्ट होते हैं, उन सभी को इन 3 स्टेप्स के ज़रिए सीखा जा सकता है: ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड रेपिटेशन। उम्मीद करता हूँ कि जो आज आपने इस लेक्चर में सीखा उसे आप याद रखेंगे और जो भी आप नया सीखना चाह रहे हैं अपने जीवन में, यहाँ से वहाँ इन स्टेजेस को ध्यान से इम्प्लीमेंट करेंगे और जल्दी ही अपने टारगेट को पूरा करेंगे। इसी तरह सीखते रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए।